हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किरचॉफ्स लॉ के बारे में। तो किरचॉफ्स के दो लॉ होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो टेंशन ना लें, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ तो हम पढ़ने जा ही रहे हैं। तो हम हेडिंग लिख देते हैं पहले, किरचॉफ्स लॉ। तो जो किरचॉफ्स के लॉ हैं वो हमारे दो हैं। एक हमारा करंट रूल है जो करंट के लिए अप्लाई होता है, और दूसरा है हमारा वोल्टेज रूल। अब इनका मतलब क्या है वो हम पढ़ लेते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम करंट रूल के बारे में। तो करंट रूल ये कहता है कि मान लेते हैं कि भाई हमारे पास ये कोई पॉइंट है और यहाँ से इससे कई वायर हमारे कनेक्ट हैं। तो मान लेते हैं कि इसमें करंट I1 आ रहा है, इसमें करंट I2 आ रहा है, इसमें करंट I3 आ रहा है, और यहाँ से I4 जा रहा है, यहाँ पे करंट I5 निकल के जा रहा है। और जहाँ पे दोनों सभी वायर आपस में मिल रहे हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ जंक्शन। उसको मैंने नाम दिया पॉइंट P। और जो हमारा ये रूल है ये कहता है कि जो हमारा टोटल करंट होगा सिग्मा I वो हो जाएगा 0 जंक्शन पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना अंदर आ रहा है अगर उतना बाहर चला जाए तो ये हमारा करंट 0 हो सकता है, तभी उस केस में पॉसिबल है, अदरवाइज तो पॉसिबल होगा नहीं। तो इसको हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि ये तो करंट हमारा अंदर की तरफ आ रहा है और जो बाहर की तरफ जा रहा है वो है हमारा I4 प्लस I5। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जितना करंट हमारे अंदर की तरफ सर्किट में आता है उतना ही करंट हमारे बाहर की तरफ जा रहा है। ये था हमारा करंट रूल। अब बात करते हैं इसके बाद हम वोल्टेज रूल की। तो वोल्टेज रूल के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ नहीं है, सिंपली आपको करना क्या है, ओम्स लॉ लिखना है, V बराबर IR, दोनों तरफ सिग्मा लगा दो। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी क्लोज्ड लूप में हम बात करें तो जो टोटल पोटेंशियल होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के पोटेंशियल को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। जैसा कि अभी तो जो हमने पहले जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें सभी हम यही यूज कर रहे थे कि अगर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल में निकाल लिया तो जो बचा हुआ है औरों के लिए वो टोटल में से रेजिस्टेंस R के पोटेंशियल को माइनस कर देते थे। अब इसको अप्लाई कैसे करना वो देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्किट है और सर्किट सिंपली बनाएंगे, इसको ऐसे बना दिया और ये हमारी हो गई इस तरीके से। इसका EMF E1, रेजिस्टेंस R1, इसका EMF E2, यहाँ पर रेजिस्टेंस R2 और बीच वाला रेजिस्टेंस हो गया हमारा R3। और इस तरीके से जो हमारी ये सर्किट आर्म है ऊपर वाली, इसमें करंट है I1। पहले मैं इसको नेम कर देता हूँ A B C D, ये हो गया E और ये हो गया F। तो ऊपर वाले में करंट हो गया I1 और इसमें करंट हो गया हमारा I3 और इसमें करंट ऊपर तरफ जा रहा है हमारा I2। जो करंट की डायरेक्शन है वो मैंने एट रैंडम मानी है, कोई फिक्स नहीं है कि आप सेम वही मानो। अगर आप कुछ और भी मानना चाहते हो तो मान सकते हो, यू आर फ्री टू अज्यूम व्हाट एवर यू वांट। अब मैं बात करूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए मुझे देखना है क्लोज्ड लूप। तो पहले क्लोज्ड लूप की मैं बात करता हूँ मैं ABCFA में। अगर इस क्लोज्ड लूप में मैं बात करूँ तो जो मेरा करंट है ऊपर वाले में ऐसे आ रहा है और नीचे वाले R3 में ऐसे जा रहा है। तो ओवरऑल जो मेरी सर्किट है उसमें जो हमारा करंट है टोटल वो मेरा सेम है। तो सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ I1 R1 प्लस I3 R3 इज इक्वल टू हो जाएगा E1। ये हुई क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे मैंने इक्वल में E1 लिखा है क्योंकि जो मेरा करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा है, आपको याद रखना है ये। और यही मैंने आपको सेल्स के लिए बताया था, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आता है तो पॉजिटिव में आती है और अदरवाइज वो फिर नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं CDEFC, ये हमारा एक क्लोज्ड लूप है। इसमें हम देखें तो करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है
मतलब क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज है टोटल सर्किट में, तो इसमें मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ I2 R2 प्लस I3 R3 इज इक्वल टू हो जाएगा E2, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास मान लो कि भाई हमें E1 E2 R1 R2 R3 ये दे रखे हैं और R1 I1 I2 I3 की वैल्यू हमसे पूछी जाए, तो इसका मतलब 3 वेरिएबल हमसे पूछे गए हैं और हमारे पास अभी 2 इक्वेशन बची हैं। तीसरी इक्वेशन हमारी बन जाएगी, अगर आप लोग देखो तो जो हमारा ये पॉइंट F है ये वाला, ये एक जंक्शन की तरह काम करेगा। तो इसमें मतलब I1 आ रहा है और I2 आ रहा है और I3 बाहर निकल के जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि I1 आ रहा है और I2 आ रहा है और बाहर निकल के जा रहा है हमारा करंट I3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो ये 3 इक्वेशन हुए, इनको आपस में आप लोग सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कैसे करोगे ये आप जानो, तो जो भी तरीका आपको सही लगे, मैट्रिक्स मेथड से यूज करना चाहो या फिर सब्स्टिट्यूशन, जो आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो। यू आर फ्री टू यूज एनी मेथड व्हाट एवर यू वांट। तो अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम करेंगे बहुत ही इजी वाले होंगे। तो मान लेते हैं कि एक सेल है और सेल के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है। इसको हम बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे ये हो गया एक रेजिस्टेंस। अब जो ये सेल्स कनेक्ट हैं कुछ इस तरीके से हैं कि जो ये ऊपर वाला सेल है इसका ईएमएफ तो हो गया मेरा E1, ठीक है, और रेजिस्टेंस में मान लेता हूँ R1, इसको मान लेता हूँ E2, ये हो गया हमारा R2 और ये हो गया हमारा R3। अब वैल्यू में मान लेता हूँ कि E1 की जो वैल्यू है वो है मेरी 6 वोल्ट, R1 की जो वैल्यू है वो है 0.5 वोल्ट, सॉरी 5 ओम, और E2 की जो वैल्यू है वो है मेरे पास 10 वोल्ट, R2 की जो वैल्यू है वो है मेरे पास 1 ओम, और R3 की वैल्यू है वो है 12 ओम। ठीक है, अब मुझसे पूछा गया है कि जो ये आर्म्स हैं इसकी हर एक आर्म्स में मुझे करंट की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो एक मैं इसमें नेमिंग कर लेता हूँ। ये बन गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये E हो गया और ये F हो गया। तो वही मान लेता हूँ कि इसमें करंट मेरा I1 है और यहाँ से भी करंट मेरा I2 बाहर की तरफ निकल रहा है और यहाँ पे करंट मेरा I3 अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, सेम वही किया और कुछ नहीं किया मैंने। अब आप लोगों को करना क्या है, तो इक्वेशन किस तरीके से बनानी है इसमें, तो इक्वेशन पहले हम बना देते हैं क्लोज्ड लूप A B और उसके बाद आ जाते हैं D और उसके बाद आ जाता है E और आ जाता है A। तो इसका मतलब ये है कि जो बीच वाली आर्म है FC उसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, उसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ वो है ही नहीं। अब जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, जो हमारा R1 है उसमें करंट है I1, तो ये हो गया R1 I1। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ डायरेक्ट। तो वैल्यू पुट करूँ तो R1 की जो वैल्यू है 0.5 I1 और फिर प्लस में I3 R3, तो R3 मतलब हो गया 12 और ये हो गया I3 इज इक्वल टू E1 का ये वोल्टेज है हमारा 6। तो ये इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद बात करूं मैं, तो हम बात करते हैं F C D E की। तो उस केस में जो हमारी इक्वेशन बनेगी, तो यहाँ पे जो हमारी करंट की डायरेक्शन है वो सेम ही है, वही एक ही डायरेक्शन में जा रहा है करंट। तो ये बन जाएगी हमारी R2 I2, R2 की वैल्यू हमारी 1, तो ये हो जाएगी I2 सिंपल प्लस में I3 R3, I3 R3 मतलब हो गया 12 I3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट। तो ये 10 हो गया, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। और एक इक्वेशन आपको पता ही है कि I1 प्लस I2 करें तो हमारी I3 हो जाएगी पॉइंट F के लिए, क्योंकि I1 I2 आ रहे हैं और I3 यहाँ से निकल के जा रहा है। तो ये हुए हमारे 3 इक्वेशन। अब 3 इक्वेशन है, इनको आप कैसे सॉल्व करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ केवल फाइनल वैल्यू बता रहा हूँ और सॉल्व करने का तरीका जो आप यूज करना चाहें, जो आपको अच्छा लगे आप यूज कर लीजिए। तो जो I1 की वैल्यू है
वो निकल के आती है माइनस में 2.27 एम्पियर। ठीक है, और जो I2 की वैल्यू है वो निकल के आती है हमारी 2.86 एम्पियर। और अगर I1 I2 पता है तो I3 की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, वो आप निकाल लेना, दोनों को ऐड करनी है। तो अब जो मेरा मेन मोटिव है यहाँ पे जो आपको बताना वो है कि जो हमारी I1 है उसकी वैल्यू हमारी आई है नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है? तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये है कि जो हमने करंट की डायरेक्शन मानी है I1 की, वो हमने मानी है राइट टू लेफ्ट। अगर हम डायग्राम पेज की बात करें, जो मैंने फिगर बनाया है उसमें मैंने मानी है राइट टू लेफ्ट। अगर ये करंट की डायरेक्शन नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि जो रियल में करंट की डायरेक्शन है वो B टू A नहीं है, वो A टू B है। जो मैंने माना है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट की जो वैल्यू आई है वैल्यू हमारी सेम ही निकल के आएगी, बस केवल जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। बाकी I3 की वैल्यू आपको निकालनी है I1 I2 को ऐड करके, और आई होप कि आप लोगों को इतना तो आता ही होगा। एडिशन तो कर ही सकते हो, इक्वेशन सॉल्व करना जब आता है तो एडिशन तो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। बाकी तो इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हम सिंपल जो दे रखे हैं, मोस्टली वैसे तो ऐसे ही तरीके से हैं, बाकी एक क्वेश्चन और हम ट्राई कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और समझ में आ जाए। तो जो क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया था आपको वो सीबीएसई बोर्ड में ऑलरेडी आया हुआ है, और जो दोबारा मैं कराने जा रहा हूँ ये भी सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरीके से है कि हमें 3 सेल्स दिए गए हैं और 3 सेल हमारे इस तरीके से कनेक्ट हैं। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये हमारा पहला सेल हो गया, ये हमारा दूसरा सेल हो गया और ये हमारा तीसरा सेल हो गया। इस तरीके से कि इसके साथ रेजिस्टेंस है हमारा कुछ कनेक्ट, इसके साथ कुछ रेजिस्टेंस कनेक्ट है, उसके साथ कुछ रेजिस्टेंस कनेक्ट है, और ये हमारी एक पूरी सर्किट बना दी गई है। अब ये तो हो गया हमारा 2 वोल्ट, और उसके जो नीचे वाली है वो है हमारी 1 वोल्ट, और जो सबसे लास्ट वाली सेल है वो हमारी 4 वोल्ट की, और जो रेजिस्टेंस है वो हमारा 4 ओम है। इसके बाद जो सेकंड है वो हमारा 3 ओम है, और लास्ट वाला रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम है। अब हमसे पूछा गया है कि जो हमारी ये आर्म्स हैं, अगर मैं इनमें करंट की डायरेक्शन इस तरीके से मान लेता हूं कि ऊपर वाली में करंट की डायरेक्शन इसमें है, ये I1 हो गई, और जो बीच वाली उसमें करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है I2, जो सबसे लास्ट वाली उसमें करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है I3। तो मुझे I1 I2 I3 की वैल्यू मुझे बतानी है। तो बताने के लिए सबसे पहले मैं नेमिंग कर लेता हूँ A B C D E और F। तो नेमिंग करने का फायदा क्या होता है ये आपको पता ही है। अब इसके बाद मैं इक्वेशन अगर सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो इक्वेशन में बनाना स्टार्ट करता हूं। पहले करता हूं A B C F A के लिए, ठीक है। अगर मैं इसमें देखूं तो जो हमारा ऊपर वाली आर्म है ए बी, इसमें करंट जा रहा है हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये जाएगा कुछ इस तरीके से, और जो नीचे वाला करंट है वो जा रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा करंट है वो एक में वो दूसरे का अपोज कर रहा है। तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा? तो इसको लिखने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं मान लेता हूँ जो मेरा I1 है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको पॉजिटिव मान लेता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप उसी को पॉजिटिव माने, अगर किसी और पॉजिटिव मानना चाहते हैं तो आप उसे भी पॉजिटिव मान सकते हैं। तो इसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि हमारे पास हो जाएगी वैल्यू 4I1 माइनस 3, और इसमें करंट है मेरा I2 इज इक्वल टू हो जाएगा। और जो हमारे सेल्स हैं अगर आप इसमें गौर करोगे तो जो एक सेल है वो दूसरे सेल का अपोज कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे में जो वैल्यू आएगी हमारी सेल की वो हो जाएगी E2 माइनस E1, मतलब एक में से दूसरी वैल्यू को हम घटा देंगे। तो जो ऊपर से नीचे की तरफ जो हमारी वैल्यू आ रही है ये वाली, इसको हमने पॉजिटिव माना है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे वाली वैल्यू है I1 जो 1 वोल्टेज है ये पॉजिटिव में होगा, जो ऊपर जो हमारा 2 वोल्ट वाली बैटरी का पोटेंशियल है ये हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। इससे बनेगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो आपकी समझ में आया? नहीं आया हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद हम बात करते हैं CDFE के बारे में। तो हम यहाँ पे बात करें तो हम वही फिर अगेन से दोबारा से मान लेते हैं जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट है हमारा, मतलब इस तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, वो हमारा पॉजिटिव है। तो इस केस में हम करेंगे तो 3I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 माइनस 1। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद एक इक्वेशन आप लोग बना सकते हो कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा I3। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। तो 3 इक्वेशन आपको मिल गई हैं और 3 वेरिएबल हैं, क्योंकि I1 I2 I3 3 ही तो अननोन है आपके पास। अब इनको सॉल्व करना है। अब सॉल्व किस तरीके से करना है दिस डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि मैं आपको बस केवल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप कोई मुझसे अच्छा कोई मेथड जानते हो जिससे आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसमें डायरेक्ट अगर आंसर लिखना चाहूँ तो मुझे जो I1 की वैल्यू मिलती है वो होती है मेरी 2/13 एम्पियर। इसके बाद जो I2 की वैल्यू मुझे मिलती है वो होती है 7/13। और जो I3 की वैल्यू है तो आप लोगों को पता चले गया हो कितनी मिलेगी, क्योंकि I1 I2 हमको ऐड करने हैं तो वो हो जाएगी 9/13 एम्पियर। तो इतना आप लोगों समझ में आ गया होगा। बाकी रहेगा इक्वेशन सॉल्व करने का जो तरीका है वो आप अपना यूज करें, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं आपको कोई और मेथड बताऊंगा, आप हो सकता है कि उसमें कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि जो आप मेथड जानते हो ऑलरेडी वो ज्यादा बेटर है। तो ये था किरचॉफ्स लॉ के बारे में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें पढ़ेंगे हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, और उसी में पढ़ेंगे हम मीटर ब्रिज के बारे में, क्योंकि मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को ही यूज करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद एक जो मेन चीज मैं आपको बता दूं कि जो मेरे कमेंट जो डिस्क्रिप्शन होता है उसे जरूर ओपन किया करें, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। फेसबुक पेज की लिंक है, उसमें अगर आपको मुझसे बात करनी है, पूछना है पर्सनली कॉल करके, तो मेरा मोबाइल नंबर मेरे फेसबुक पेज पर दिया गया है। नहीं तो आप मेरे जो पेज है ब्लॉग जो वेब पेज है उसमें एक पेज होगा कॉन्टेक्ट अस, वहां पे दिया गया होगा। नहीं तो मैं और उसमें अदरवाइज मैं जो थंब है उसमें और डाल दूंगा आपको, ताकि वो इजीली मिल जाए। आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप उसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।